नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को और कोविड की स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर सहयोग से न्याय प्रणाली को शक्ति मिलती है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से लोकसभा में पहले दिन कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आवास निर्माण में हवा और रोशनी पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 नवंबर तक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता लाने पर जोर दिया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु रत्चानोक इंतनॉन से हारकर स्पर्धा से बाहर और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। चार काल तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 6 विकेट पर 249 रन बनाए। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011239780046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बैठक में भाग लिया। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई। कोविड के इस नए वेरिएंट का पता पहली बार दक्षिण अफ्रीका में चला। भारत ने उन देशों की एक सूची तैयार की है जहां के नागरिकों को भारत पहुंचने पर विभिन्न प्रक्रियाओं और जांच पड़ताल से गुजरना होगा। इन देशों में इजरायल, हांगकांग, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर और ब्रिटेन शामिल हैं। केंद्र ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस नए वेरिएंट से सतर्क किया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिवों और सचिवों को पत्र लिखकर बताया कि 3 देशों में कोरोना के इस नए वेरिएंट का पता चला है। उनसे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों की गहन स्क्रीनिंग और जांच की जानी चाहिए। कोरोना वायरस के नए स्वरूप का पता लगने के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इजरायल और हांगकांग में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस को ओमिक्रॉन नाम दिया है। संगठन के अनुसार ये वायरस डेल्टा वायरस की तरह अत्यधिक संक्रामक है। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इजरायल, जापान, केन्या, सिंगापुर में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
अमेरिका ने सोमवार से 7 अन्य देशों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी ये सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 73,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 8,318 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.34% है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में कोविड की 2 बड़ी घटनाओं के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन अधिकारियों की बैठक बुलाई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्रकारों से बातचीत में श्री बोम्मई ने कहा कि विशेषज्ञों से सलाह करके कोविड पर काबू पाने के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। कर्नाटका में कोविड पैंडेमिक की स्थिति में सुधार था, जिसमें हर दिन पॉजिटिव केसेस 300 से कम थे, मगर बेंगलुरु और धारवाड़ में 2 सुपर स्प्रेडर घटनाओं के बाद चिंता की स्थिति है। धारवाड़ एसडीएम मेडिकल कॉलेज में कोविड पॉजिटिव संख्या कल के 122 से आज 281 पहुंची है और 1,822 टेस्ट रिजल्ट आना बाकी है। कुल 281 पॉजिटिव केसेस में से 8 लोगों को वायरल इन्फेक्शन के साधारण लक्षण हैं। बेंगलुरु के सुपर स्प्रेडर घटना में 34 स्कूल के बच्चे पॉजिटिव हैं, जिनमें से किसी को भी बीमारी के लक्षण नहीं हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कहा कि न्याय प्रणाली को और भी मजबूती मिलती है जब देश की तीनों संवैधानिक संस्थाएं न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सामंजस्य के साथ अस्तित्व में हो। श्री कोविंद ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 72वें संविधान दिवस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने इस बात के लिए न्यायपालिका की सराहना की कि लोगों का इसमें अभी भी विश्वास बना हुआ है। The Constitution is the roadmap of our collective journey. At the core of it are justice, liberty, equality, and fraternity. Justice is the critical fulcrum around which democracy revolves. It is indeed a credible achievement that people repose faith in the judiciary, and the Indian judiciary must be complimented for this well-earned achievement. राष्ट्रपति ने कहा कि ये न्यायाधीशों का दायित्व है कि वे अदालतों में अपने फैसलों में अत्यधिक विवेक का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि नेक इरादे से की गई कोई भी अभद्र टिप्पणी न्यायपालिका को नीचा दिखाने के लिए संदेहात्मक व्याख्याओं को जन्म देती है। श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की कि आने वाले दिनों में सभी को कानूनी सहायता और परामर्श की सेवाएं उपलब्ध होंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि ये एक आंदोलन अथवा बेहतर संस्थागत प्रणाली का रूप ले सकता है। उन्होंने न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित मुकदमों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायाधीशों की ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति होनी चाहिए और इसमें लिंग समानता का ध्यान रखा जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर न्यायपालिका के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की चीजें जल्द ही बंद होनी चाहिए। समारोह में भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हवादार और सूर्य की रोशनी वाले आवासों के निर्माण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के समय पर सतर्क कर दिया गया है कि वायु गुणवत्ता से ही स्वास्थ्य और स्वच्छ जीवन यापन संभव है। नई दिल्ली में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी ब्रोंक्स 2021 के दूसरे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने कहा कि लोग कोविड महामारी के बाद सांस संबंधी समस्या के महत्व को समझ गए हैं। हवा में मौजूद वायरस से भी लोग प्रभावित होते हैं, इसलिए इस बारे में संबंधित अनुसंधान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आमतौर पर सांस लेने या बात करने से भी वायरस फैलता है। The pandemic gave a timely reminder that the quality of air we breathe also determines our health and well-being, especially in indoor spaces. This has highlighted the importance of having air circulation. Research suggests that airborne transmission of virus produced by even normal breathing or talking can stay suspended in the air for hours. Thus, crowded spaces with poor ventilation can pose high infection risk to individuals exposed to the stagnant air. और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोविड की स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर सहयोग से न्याय प्रणाली को शक्ति मिलती है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से लोकसभा में पहले दिन कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आवास निर्माण में हवा और रोशनी पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 नवंबर तक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों में अंगदान के प्रति जागरूकता लाने पर जोर दिया। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु रत्नाचोक इंतानोन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर और कानपुर क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। चायकाल तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 6 विकेट पर 249 रन बनाए। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के समर्थन के लिए राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है, इसलिए किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। महाराष्ट्र में सांगली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर किसान अपना आंदोलन वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार ने आज से 30 नवंबर तक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। सीएनजी वाले तथा गैर जरूरी सामान लाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रकों को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता इस समय गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 405 दर्ज किया गया। 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा, 201 से 300 तक खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में माना जाता है। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। ये दिवस देश में 2010 से हर वर्ष 27 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, मानव जाति के लिए किए गए निस्वार्थ योगदान को पहचानना तथा मानवता में विश्वास को फिर से स्थापित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अंगदान के लिए जागरूकता फैलाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो द्वारा आयोजित 12वें भारतीय अंगदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि जन भागीदारी और मानवीय दृष्टिकोण से अंगदान करने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक है। देश में काम बहुत गति से आगे बढ़ सकता है क्योंकि ये हमारी मूलतः भावना से सुसंगत है, हमारा कल्चर से सुसंगत है, हमारी सामाजिक व्यवस्था से सुसंगत है। हमारे यहाँ दूसरे को मदद करना ये हमारा स्वभाव में होता है और इस तरह से ऑर्गन डोनेशन में अभी जो जिस परिवार ने अपने फैमिली के कोई मेंबर गवाए हैं लेकिन भी उन्होंने अपना हौसला बुलंद रख के ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया जिसको हमने प्रोत्साहित किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 345 रन बनाए थे। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन में मौजूदा विश्व चैंपियन पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त रत्नाचोक इंतनोन से 21-15, 9-21, 14-21 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। पुरुषों के डबल्स सेमीफाइनल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के मार्कस फर्नाल्डी और केविन संजय सुकामुल्जो की जोड़ी से होगा। भारतीय जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को 21-19, 21-19 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को उत्तराखंड के एक दिन के दौरे पर देहरादून जाएंगे। वे वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज ये जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर हर सोमवार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश मावलंकर को याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1888 को हुआ था। एक नवजात राष्ट्र की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका केवल एक मध्यस्थ और इसकी कार्यवाही के सूत्रधार की नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्रवादी और संस्थापक की भी थी, जिन पर भारत के लोकाचार के अनुकूल नियमों, प्रक्रियाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों को स्थापित करने की जिम्मेदारी थी। गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर पेशे से वकील थे। सामाजिक कार्यों में भी उनकी गहरी रुचि थी, जिसके कारण वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने 1930-1940 के दशक में गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल गए और लगभग 6 साल जेल में बिताए। मावलंकर ने लगभग 2 दशकों तक खुद को अहमदाबाद नगर पालिका के लिए समर्पित कर दिया था। वे 1937 में अहमदाबाद शहर का प्रतिनिधित्व करने वाली तत्कालीन बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए। उन्हें 1946 में
केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। मावलंकर 17 नवंबर 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष के पद के लिए चुने गए और 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार करने के साथ मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष बने और 1952 में पहली लोकसभा के गठन तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। इस दौरान मावलंकर ने ये सुनिश्चित किया कि देश में प्रतिनिधि संसद के सुचारू कामकाज के लिए 1951-52 में पहली लोकसभा के चुनाव से पहले सभी आवश्यक नियमों, प्रक्रियाओं और परंपराओं को लागू किया जाए। इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं हुआ जब 15 मई 1952 को मावलंकर को स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मावलंकर ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कई नए नियमों और प्रक्रियाओं को लागू किया। उन्होंने नई स्थितियों के अनुरूप मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं में संशोधन भी किया। उनकी पहल पर प्रश्नकाल संसदीय सत्रों का एक नियमित और सार्थक पहलू बन गया। सरकार को सही मायने में संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अल्प सूचना प्रश्न और आधे घंटे की चर्चा जैसे नियम शुरू किए गए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा भी उन्होंने ही शुरू की थी। सरकार की व्यवस्था में संसद की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए मावलंकर ने सीधे पीठासीन अधिकारियों के नियंत्रण में संसद के एक स्वतंत्र सचिवालय की परिकल्पना की। 27 फरवरी 1956 को अहमदाबाद में मावलंकर की असामयिक मृत्यु के कारण वे अध्यक्ष पद का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। उन्होंने 5 दशकों की निस्वार्थ सेवा से अध्यक्ष के कार्यालय और भारत की संसद पर अपने व्यक्तित्व की गहरी छाप छोड़ी है। हम इस महान विभूति को सलाम करते हैं। आज हम प्रसिद्ध हिंदी कवि हरिवंश राय बच्चन को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। किस पथ से जाऊं असुमंजस में है वो भोला पाना, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। महान अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय उस समय पले बड़े जब भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता हासिल करने के प्रयास कर रहा था। वे अहिंसा के गांधीवादी दर्शन से काफी प्रभावित हुए थे। आइए हम उन्हें 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता को समर्पित उनकी कविता आजादी के गीत के माध्यम से याद करते हैं। हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल, चांदी सोने हीरे मोती से सस्ती गुड़ियां, इनसे आतंकित करने की बीत गई घड़ियां, इनसे सज धज बैठा करते जो हैं कठपुतले, हमने तोड़ अभी फेंकी हैं बेड़ी हथकड़ियां, परंपरागत पुरखों की हमने जागृत की फिर से, उठा शीश पर रखा हमने हिम किरीट उज्ज्वल, हम ऐसे आजाद, हमारा झंडा है बादल। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो।
आज का संस्कृति संदेश समर्पित है प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज में हुआ था। इनको बाल्यकाल में बच्चन कहा जाता था। बाद में ये इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में इनका विवाह श्यामा बच्चन से हो गया। 1936 में टीबी के कारण श्यामा की मृत्यु हो गई। 5 साल बाद 1941 में बच्चन ने रंगमंच कलाकार तेजी सूरी से विवाह किया। बच्चन जी की मधुशाला का जिक्र करते हुए एक बार तेजी बच्चन ने बताया था, बच्चन जी ने मधुशाला 1933 में लिखी थी और उसी साल बच्चन जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुनाई थी। जैसे ही बच्चन ने मधुशाला की रुबाइयां सुनाना शुरू की, श्रोता झूम उठे और कहने लगे, वंस मोर। हिंदी के इस कवि ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की थी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में ये हिंदी विशेषज्ञ रहे। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। हरिवंश राय बच्चन ने साहित्य की कई विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। उनकी यूं तो सभी कविताएं अपने आप में अनोखी हैं, लेकिन अंधेरे का दीपक, एकांत संगीत, शहीद की मां, पथ की पहचान प्रमुख हैं। 1990 और बाद में 2012 में आई फिल्म अग्निपथ में उनकी कविता को फिल्मों के दर्शकों ने भी दिल से सराहा। बच्चन जी के 2 दर्जन से अधिक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 2 चट्टाने को 1968 में हिंदी कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसी वर्ष उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा अफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने हरिवंश राय बच्चन के साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 1976 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। जीवन भर लोगों की भावनाओं को अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त करने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन 18 जनवरी 2003 को स्वयं चिर निद्रा में सो गए। और अब एक नजर मौसम पर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में आसमान साफ है। चेन्नई में हल्के बादल और कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। श्रीनगर में हल्के बादल, जम्मू, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ और लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पिछले 50 वर्ष में एशिया में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सवों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महोत्सव में आज दिखाई गई पहली फिल्म विक्टर रियाजाकोव की रूसी फिल्म दिया द लॉस मायार्तास थी। सन अबव मी नेवर सेट्स निर्देशक ल्यूबोव बोरिसोवा की फिल्म है। कहानी युवा अल्तान की है जो आर्कटिक द्वीप पर जाकर अकेला रहता है, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके एकांत को वहां आकर बाधित कर देता है। भारतीय पैनोरमा के फीचर सेक्शन में निवास और फ्यूनरल, जबकि गैर फीचर सेगमेंट में जुगलबंदी को आज दिखाया गया। वर्ल्ड पैनोरमा में कनाडा की फिल्म आइलैंड और स्पेनिश फिल्म अ फिल्म अबाउट कपल को सिनेमा प्रेमियों के लिए दर्शाया गया। ICEFT गांधी पुरस्कार की श्रेणी में शामिल निर्देशक आंद्रे हॉर्मान की जर्मन फिल्म नाइट फॉरेस्ट की भी आज स्क्रीनिंग गई। इंडिया @75 में काबुलीवाला और श्री 420 जैसी कुछ बेहतरीन बॉलीवुड की फिल्मों का आज प्रदर्शन किया गया। ये थी दीपमाला कौशिक की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और कोविड की स्थिति को देखते हुए उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के परस्पर सहयोग से न्याय प्रणाली को शक्ति मिलती है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से लोकसभा में पहले दिन कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। देश में अब तक 121 करोड़ 6 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आवास निर्माण में हवा और रोशनी पर पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु रतचानोक इंतनोन से हारकर स्पर्धा से बाहर हो गई हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।